Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? पैसा लगाना. एंड फॉरेन मीन्स अब्रॉड. सो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, साथ में यूज करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा हम लगाएंगे, लेकिन वो पैसा लगाने वाले लोग कौन होंगे? अब्रॉड से होंगे, फॉरेन कंट्रीज से होंगे. सो व्हेन फॉरेन मनी कम्स टू इंडिया, it is known as foreign investment in India. Let us see the introduction part on your screen. India has excessive need of foreign exchange for investment, imports of essential goods and services, technology imports, etc. अब बात को समझो. इंडिया को डेवलपमेंट के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है. दैट इज रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. ये सब बनाने के लिए पैसा चाहिए. साथ ही साथ हमें कुछ गुड्स अब्रॉड से इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए. हमें उनके गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए. इन सब के लिए वी रिक्वायर फंड्स विच आर इन देयर करेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. सो फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या? करेंसी ऑफ द अदर नेशन. और ये हमें रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि हमें इन सारी चीजों पे खर्चा करना है. सो आवर नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मैसिव. तो ये नीड अब तक हम कैसे पूरी करते थे? लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. सच नीड्स were met by borrowings from international organizations. अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन होते हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक. IMF का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. इन सबके पास हम हाथ फैलाते थे, हम रिक्वेस्ट करते थे कि क्या हमें थोड़ा बहुत पैसा बोरो करने को मिलेगा. तो वो लोग बदले में हमें अच्छा खासा पैसा देते थे. उसके सामने इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे. और पढ़ो आगे क्या लिखा है. एंड नॉट ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑल्सो. मतलब दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट के पास जाके हम हाथ फैलाते थे कि थोड़ा पैसा दे दो, हमें इंडिया में डेवलपमेंट करना है, वहां पे हमें इंपोर्ट करना है, वहां पे हमें कुछ टेक्नोलॉजी खरीदनी है. सो ये पैसा क्या आप हमें थोड़े समय के लिए उधार दे सकते हैं? ऐसा इंडियन गवर्नमेंट किसके पास जाती थी? दो लोगों के पास. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट्स. एज देयर वर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन बिजनेसेस. ऐसा हमें क्यों करना पड़ता था? क्योंकि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन बिजनेसेस में पैसा लगाने से रोका था. There were restrictions on investment to be done by foreigners in Indian businesses, and as a result of that we were totally dependent on borrowings. उधार की जिंदगी जीते थे हम. लेकिन 1991 के बाद इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज इन इंक्रीज्ड प्रपोर्शन. कहने का क्या मतलब है कि अब हमने चीजों को समझा, जाना, परखा, और अब हमारी हिम्मत खुली कि फॉरेन कंट्रीज को भी इंडिया में बिजनेस शुरू करने दो, इंडिया के बिजनेसेस में पैसा लगाने दो. कब तक हम लोन पे जिएंगे? क्योंकि लोन लेते ही इंटरेस्ट का फिक्स्ड बर्डन चालू हो जाता है. लेकिन अगर यही फॉरेनर्स इंडिया में आके खुद का ही बिजनेस करेंगे तो हमें लोन भी नहीं लेना पड़ेगा और यहां उनका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा. सो उससे बहुत सारे फायदे होंगे. अब वो फायदे क्या हैं? लेट अस सी दैट. सच इन्वेस्टमेंट वुड, फायदा नंबर 1, डिक्रीज अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन बोरोइंग्स. फॉरेन बोरोइंग्स हम बोरो करना ही बंद कर देंगे या कम कर देंगे. हम उतना ही बोरो करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी, और ये जरूरत
काफी हद तक कम हो जाएगी अगर हम फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने देते हैं तो। देन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अगर फॉरेनर्स यहां पे आके बिजनेस शुरू करेंगे तो दे विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल रिसोर्सेज। क्योंकि बात को समझो, बिजनेस उनका, लेकिन काम वो किससे करवाएंगे? लोकल रिसोर्सेज से करवाएंगे। इंडियन जनता को काम पे लगाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे। सो यहाँ के लोग सैलरी कमाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स। तो ऐसे ऐसे बिजनेस यहाँ पे शुरू करेंगे जो आज से पहले इंडिया में नहीं होते थे, क्योंकि हमें वो गुड्स थोड़ी बनवाने हैं जो हम भी बना रहे हैं और वो लोग यहाँ पे आके वही गुड्स बनाएंगे। नो, वी विल आस्क देम टू प्रोड्यूस such goods which were never made in India, such variety of goods which Indians have never seen. So foreigners जब इंडिया में आएंगे और बिजनेस शुरू करेंगे तो एक अलग लेवल की वैरायटी ऑफ गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी, जो किसके लिए अच्छा है? कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज वी ऑल वांट वैरायटी एंड वी बिलीव दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद रेज टैक्स इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट। वो फॉरेन कंपनीज यहां पे आके पैसा कमाएंगे तो यहां की सरकार को भी वो टैक्स देंगे। इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी आपने सुना ही होगा। सो ये सारी चीज किसको देनी पड़ेगी? फॉरेन कंपनीज को। किसे देनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को पैसे कमाने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमने कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं, कभी बनाई नहीं, वो टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज में अच्छे से चल रही है। सो नया बिजनेस आएगा तो अपने साथ वो नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा और उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट इंडिया को भी मिलेगा। सो ये सारे फायदे हम देख सकते हैं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दें इन इंडिया, जो हमने किया भी आफ्टर 1991, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन 1991। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। What do you mean by institution? एक संस्था, और इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं पैसा लगाना। तो ये संस्था किसको बिलोंग करेगी? फॉरेनर्स को बिलोंग करेगी, जो इंडिया में आके अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। Let us see that in detail. Some foreign companies invest funds in financial institutions and bonds, stocks, share markets of other countries. Such companies have to register in India as foreign institutional investors, and then they are allowed to buy shares, stocks, bonds from security market in that country up to a limit specified by rules. Such investment is known as foreign institutional investment, or we can also say it as portfolio investment. ये पढ़ के हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, so let us understand this with the help of a demo. मान लीजिए कि आपकी कंट्री में कुछ फॉरेनर्स इंटरेस्टेड हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। तो ये फॉरेनर्स सीधा आके इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उन लोगों को इंडिया में आके एक इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना पड़ेगा और इस इंस्टीट्यूशन का एक ही काम है, वो क्या? कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं,
मनी मार्केट कहते हैं. ओके, सो फॉरेनर्स डायरेक्टली कैन नॉट इन्वेस्ट. फॉरेनर्स विल हैव टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन. इस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूट इज रजिस्टर्ड they have the permission to buy shares and bonds from security market of India. So इनकी जब मर्जी में आए, जितना मर्जी में आए, वो पैसा लगाएंगे और पैसा खींच के लेके जाएंगे. लेकिन सेकंड लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड बाय द रूल्स. सो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपकी एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करके रखी होगी, और आपको इन्वेस्टमेंट भी कुछ रूल्स के मुताबिक करना पड़ेगा. सो उस लिमिट को और रूल्स को फॉलो करते हुए ये इंस्टीट्यूशन इंडियन कैपिटल मार्केट में, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, स्टॉक्स में डील कर सकती है. सो पैसा लगाएगी एज पर स्पेसिफाइड रूल्स एंड विद इन स्पेसिफाइड लिमिट. पैसा वापस लेके जाएगी एज पर द स्पेसिफाइड रूल्स एंड विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट. ओके, सो इन इन्वेस्टर्स को हम क्या बुलाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बुलाएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी. कहने का क्या मतलब है, इंडियन कंपनी है, उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, उसके शेयर्स खरीद के, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है इट इज एन आउटसाइडर. उसका कंपनी की ओनरशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है. सो अगर हम पूछेंगे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से दैट आर यू द ओनर ऑफ होम कंपनी, तो वो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट द ओनर, आई एम ओनली एन investor from outside. I have only given the money to the owners of home company to run the business in home country, that is India. Okay, फिर आगे पढ़ो. Such investments can come in the country as well as go out of the country within a very short span of time. So they are risky and unstable kind of foreign capital. आज आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अगर शेयर्स खरीदेंगे तो क्या उन शेयर्स को मार्केट में इजीली बेच पाएंगे? यस, शेयर्स खरीदना और बेचना काफी आसान है इन द कैपिटल मार्केट, लेकिन क्या बिजनेस शुरू करना और बिजनेस को बंद करना उतना आसान है जितना शेयर्स खरीदना और बेचना होता है? द आंसर इज नो. शेयर्स को खरीदना और बेचना चुटकियों का खेल है. सो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होम कंपनी के बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है. ना वो कंपनी के ओनर्स है, ना ही उनका मैनेजमेंट में कोई से है. तो ये क्या है, ये शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स बेचते हैं, और ये आसानी से हो सकता है. मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैन कम इन द कंट्री एंड कैन गो आउट ऑफ द कंट्री विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट पे हमें भरोसा नहीं है. सो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देख के क्या बोलेंगे, आई डोंट ट्रस्ट यू. मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. आप अभी तो हो, लेकिन कल होगे कि नहीं मालूम नहीं. समझ में आ रहा है? ये शाहरुख खान की वो मूवी थी ना कि क्या पता कल हो ना हो. ऐसे ये इन्वेस्टर्स हैं. दे कम इन एट अ रैपिड पेस एंड दे कैन गो आउट ऑल्सो एट अ वेरी रैपिड पेस. आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह चले भी जा सकते हैं. सो इन इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है, और यही इन्वेस्टर्स के कारण शेयर बाजार में उथल पुथल हो सकती है. आप कई बार न्यूज में देखते होंगे, हर्षद मेहता स्कैम 1992 मूवी में भी आपने यही देखा होगा कि कैसे शेयर बाजार अचानक से ऊपर आता है और कैसे अचानक से नीचे चला जाता है. तो उन सब के पीछे ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
को आने देना चाहिए, लेकिन उसके दम पे उछलना नहीं चाहिए। वो जब तक है उनका फायदा उठाओ, और जब चले गए तो किसी दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पकड़ो, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, लेट अस सी। होम कंट्री इनवाइट्स कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर लाता है वो, बाय अलाउिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनीज टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया। सच इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पर साइकोलॉजी क्या होगी इन्वेस्टर्स की, क्या आई लाइक टू इन्वेस्ट, इट्स लाइक माई ओन कंपनी, मैं अपना बिजनेस इंडिया में शुरू कर रहा हूं, ऐसी फीलिंग ये फॉरेनर्स को होगी। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, जहां पे आप सीधा अपना पैसा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगा रहे हो एज अ कोलैबोरेटिंग पार्टनर, या आप खुद आके इंडिया में अपने दम पे बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप कहीं नहीं जाने वाले, ये हमें मालूम है। सच इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दे हैव द पावर टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली इन इंडिया। सो ये हमने पावर इनको दे दिया कि आओ और यहां पे आके बिजनेस शुरू करो। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो क्या है, वी आर इनवाइटिंग सो मेनी कंपनीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू कम एंड स्टार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी इन इंडिया। इसीलिए क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया। ओके, और फिर जो इन्होंने बनाया उसी चीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, इस इरादे से हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इनवाइट किया है। आगे देखते हैं। फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया। अब बिजनेस सेटअप करना है तो ये फॉरेन कंपनीज क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिंग प्लांट्स, बराबर, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करेंगे, ये चीजों में पैसे लगाएंगे। सो they are more stable form of investment, because we all know buying things, buying plant, buying an industry, buying a land is not so easy, time consuming, and selling all these things is even more time consuming. So they are more or less permanent in nature, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज प्लांट्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्लांट्स मतलब पौधे नहीं, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज, एक पूरा सेटअप होता है सर्टेन सेट ऑफ मशीन्स का, जिसमें ये पैसा लगाएंगे। दूसरा, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी, दैट इज मशीन्स, यस और नो। सो अलग अलग मशीन्स वो लोग लेके आएंगे। सो इन शॉर्ट, ये सारा पैसा लग कहाँ रहा है, चीजों में। और चीजों को खरीदना और बेचना उतना आसान नहीं होता, उतना फास्ट परचेज और सेल नहीं हो सकता चीजों का। सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, आराम से खरीदते हैं, आराम से बेचते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, सम प्रोडक्ट, सम मशीन, यू नो दैट कि योर इंटेंशन इज टू डू बिजनेस ओवर हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद प्रोड्यूसिंग और कोलैबोरेटिंग विथ इंडियन कंपनीज। सो एग्जिस्टिंग कंपनीज है इंडिया की, उसके साथ आके इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, कोलैबोरेशन कर लिया, मर्जर कर लिया, उसी बिजनेस में पैसा लगा दिया। सो ये भी क्या बताता है कि इन फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटेंशन लंबे समय तक रहना है, यहां पे बिजनेस करना है, तभी तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप को भी बनाना और उसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता। इट टेक्स क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स। ठीक है, उसके बाद these have a direct say in management and control over the decisions either solely or as collaborating partners.
तो किसी ने इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर से पूछा, आर यू द ओनर विद द से इन द मैनेजमेंट इन द कंपनी, इन द होम कंपनी? ये लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि पूरा बिजनेस चलाने वाला ही कौन है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ही इन्हीं का है, मैनेजमेंट भी उनका है, डिसीजन मेकिंग में भी ये पार्टिसिपेंट है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अपनापन हमें कहां दिखता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखता है। दे आर अ परमानेंट सोर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। ये आ गए हैं और हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेट अस सी दैट फास्ट, क्योंकि रिपीटेटिव पॉइंट्स है। पहला फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि ये लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं बेटा? मशीन्स में, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, लैंड में, बिल्डिंग में, और ये सारा पैसा उनका चीजों में लगा हुआ है। सो दे आर मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखो, इट ब्रिंग्स मशीन्स, मटीरियल एंड वेल्थ, क्योंकि चीजों में इन्वेस्टमेंट किया तो ये मटीरियल भी लेके आए, मशीन भी लेके आए, पैसा भी लेके आए टू द होम कंट्री। सो इट इज मोर एडवांटेजेस फॉर द होम कंट्री। फिर इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी, हमने अभी देखा। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विथ इट, मतलब ये खाली पैसा नहीं लगाते, आके इंडिया में काम करते हैं, और इंडियंस के काम करने का तरीका अलग, फॉरेन में काम करने का तरीका अलग, तो वो अपना तरीका भी यहां लेके आते हैं, तो एक कल्चर भी वो बिल्टअप करेंगे इन होम कंट्री, जहां पे वो खुद बिजनेस चलाएंगे। सो इंडिया में आके इंडिया के हिसाब से ही काम करना जरूरी नहीं है। दे विल वर्क इन अ वे दैट इज कंफर्टेबल टू देम। बाकी ऐसे देखने जाओ तो गुजराती लोग दोपहर को सोने के हैबिचुएटेड होते हैं। राजकोट में 2 से 4 सारी दुकानें बंद होती है, ऐसा लगता है आपको कि कर्फ्यू हो गया, लेकिन ये फॉरेन कंपनीज के आने के बाद वहां दोपहर को भी लोग ऑफिस में बैठते हैं, बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर नो डाउट शाम को 6-7 बजे वो लोग निकल जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है कल्चर में कि दोपहर को सोना, रात को लेट तक काम करना, ये उन्होंने आके चेंज किया। बोले जब काम पे हो तो थ्रू आउट काम कर लो, शाम को जल्दी फ्री हो जाओ, जल्दी घर जाओ, जल्दी खाओ पियो, जल्दी सो जाओ, अपनी लाइफ इस हिसाब से जियो। क्योंकि अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे तो उससे एक नया कल्चर जनरेट होगा। एंड ऑल द कल्चर्स दैट आर गेटिंग डेवलप्ड फॉर द बिजनेस सेक्टर आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट बिजनेस। सो एक नया कल्चर भी वो लोग लेके आएंगे। हमें पसंद आता है तो उसमें काम करने का, नहीं पसंद आता तो अपना खुद का बिजनेस करने का, दोपहर को सो जाने का। ठीक है, चलिए। सो नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद कैसे करेंगे? आन मूवी देखा है ना, क्या था उसमें? मेन एट वर्क, ये उसका स्लोगन था। तो हमें उस स्लोगन को पकड़ना है, मेन एट वर्क, जिसमें अंडरलाइन क्या किया? MEN एंड W। सो M फॉर मशीन, मटीरियल एंड वेल्थ, E फॉर एस्टैब्लिशमेंट इज फिजिकल स्टेबल फॉर्म, N फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड W फॉर वर्क कल्चर इज डिफरेंट। सो ये सारे अलग अलग नेचर होते हैं FDI के, कि वो क्या लेके आया? मैन, मटीरियल, मशीन, वेल्थ। ओके, उसके बाद E एस्टैब्लिशमेंट इज फिजिकल स्टेबल फॉर्म, उसके बाद N दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी एंड W फॉर वर्क कल्चर इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसे है, कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं, लेट अस सी दैट। नीड टू कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स in order to protect domestic production from foreign competition। हम अगर सभी यूनिट्स को फॉरेन कंपनीज को बोल देंगे बनाने के लिए, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन कंपटीशन को झेल नहीं पाएंगे। सो हमें कुछ चीजों का इंपोर्ट रोकना होगा और लोकल को ही वोकल करना पड़ेगा,
क्योंकि वी नो दैट ऑल इंडियन गुड्स नो डाउट आर मैन्युफैक्चर्ड इन अब्रॉड ऑल्सो। तो हम अब्रॉड से वही गुड्स मंगाएंगे जो यहाँ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स नहीं बनाते, ताकि जो गुड्स यहाँ बन रहे हैं उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन रिगार्डिंग सेम गुड्स को झेलना ना पड़े। सो वी हैव टू डिजाइन अवर पॉलिसी इन सच अ वे दैट वी कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ दोस गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू अवॉइड फॉरेन कंपटीशन। ओके, उसके बाद एंश्योर इनफ इंपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा टू हेल्प इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मतलब हमें टेक्नोलॉजी, मशीन्स, स्पेयर पार्ट्स इन सब का इंपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम इसी मशीन से, इसी टेक्नोलॉजी से, इन्हीं स्पेयर पार्ट्स को मशीन्स में लगा के ऐसे गुड्स बनाए जो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम आए। साथ ही साथ जो गुड्स अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, अगर उन्हीं गुड्स को हम खुद बनाना चालू कर देंगे इस मशीन और टेक्नोलॉजी से, तो हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, जिसको इन्होंने कौन सा नाम दिया? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नाम दिया। सो टेक्नोलॉजी, मशीन्स को ले आओ ताकि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो ज्यादा बनाएं और इन सरप्लस गुड्स को हम एक्सपोर्ट करें। दूसरी तरफ ऐसे गुड्स बनाना भी शुरू कर दें जो आज से पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में हमें उन गुड्स को इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। सो दो चीजें हो गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और इंपोर्टेड गुड्स हम यहीं बनाएंगे तो इंपोर्ट का क्या होगा? सब्सटीट्यूशन होगा। We will substitute the imported goods by our own domestic production. तो इंपोर्ट्स अपने आप कम होंगे, जो अपने लिए अच्छा है। पेमेंट कम करना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स अनएसेंशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। जो भी चीजें जरूरी नहीं है टू इंपोर्ट, उसको हम अवॉइड करें। हम बिन जरूरी प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं, उनके कल्चर को कॉपी करते हैं। ये सारी चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। चलेगा अगर इन गुड्स को हमने इंपोर्ट नहीं किया तो ऐसे गुड्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई करो और उन गुड्स को मंगवाना बंद कर दो। तो क्या होगा? इंपोर्ट्स विल गो डाउन, फॉरेन पेमेंट्स अपने कम हो जाएंगे, और जो फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी ऑफ द अदर कंट्री जो हमारे पास रिजर्व्स में है, वो बची रहेगी और इंडिया का फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद एनकरेज एक्सपोर्ट्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना चाहिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचना चाहिए। जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमें कमाने को मिलेगा। सो ये इंडिया का फायदा करवाएगा। उसके बाद इंडियन गुड्स कुड नॉट कॉम्पीट फॉरेन गुड्स क्वालिटी, सो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स वाज अ चैलेंज फॉर ट्रेड पॉलिसी। कहने का क्या मतलब है? इंडियन गुड्स वर नॉट एबल टू कॉम्पीट द फॉरेन गुड्स एज फार एज क्वालिटी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमें उन गुड्स का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए जो फॉरेन गुड्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, सो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी हो जो खाली उन गुड्स को इंपोर्ट करे जो हम यहां नहीं बना रहे, ताकि फॉरेन कंपनीज को हम डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कॉम्पीट करने के लिए मजबूर न करें। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बड़े लेवल की होती है, मीडियम लेवल की होती है और छोटे लेवल की होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें हमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बनाए हमें उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। वाई उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज सच इंडस्ट्रीज क्रिएट मैक्सिमम
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से वो गुड्स को बनाते हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स भी उन इंडस्ट्रीज का ही गुड्स करना चाहिए. सो एक्सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ दोज गुड्स विच कम फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 70% of the industrial production in India is taking place through small scale industries. और इन्हीं चीजों को अगर अपन ने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमाएंगे, गरीबों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 7, challenges of foreign trade are different as this trade involves foreign exchange. तो हमें मालूम है foreign exchange is involved, currency of different countries is involved. पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, येन है, इन सब चीजों में डील करना पड़ेगा. इंटरनेशनल ट्रेड है इसीलिए तो चैलेंजेस तो आएंगे. तो अपनी इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल दीज चैलेंजेस. ओके, चलिए अब इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आंसर तो हो गया, लेकिन इसको लर्न कैसे करना है? बहुत सिंपल है, दो ही अल्फाबेट्स हैं, सी एंड ई. 4 बार सी और 3 बार ई. सी फॉर कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स, कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ अनएसेंशियल गुड्स, challenges of foreign trade due to foreign currency, competition of Indian goods with foreign goods, ensure imports of technology, encourage exports by small scale sector. ठीक है, सो 4 सी और 3 ई उसमें हो जाएगा आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. सो सी फॉर कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स, अगेन सी फॉर कंट्रोल import of what? Unessential goods. Again C, challenges of foreign trade policy due to foreign exchange. Again C, competition of Indian goods with foreign goods. E, ensure imports of technology. E, encourage exports. और ये exports कहाँ से होने चाहिए? Small scale sector से. So last point हो गया आपका exports by small scale sectors. ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.